Yes, बेटा. So first of all, good evening to all. और आज जैसा कुछ स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं आज से वापस से एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन का मुझे बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो इस कारण से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था. तो हम वापस से आज से इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि जिसका भी जो भी रिमेनिंग है तो वो वापस से कवर अप हो जाएगा, और जिन्होंने पढ़ लिया था वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर सबसे पहली चीज तो हमारा जो चैप्टर का सब्जेक्ट का नेम दिया है बेटा, वो सब्जेक्ट का नेम दिया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर. सर ये है क्या सब्जेक्ट? इसके अंदर बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये एक अपडेटेड वर्जन है एफए का. हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमने एफए पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी को आगे हमें वापस से कंटिन्यू करना है, उसी की काफी सारी चीजों को हमें रिवाइज करना है. इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके सब्जेक्ट का ओवरव्यू अगर दूं, इसके पैटर्न वगैरह किस तरह का रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. तो इसके अंदर जो एग्जाम होगा बेटा आपका, वो उसके अंदर आपके टोटल 3 सेक्शंस कवर होते हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए के अंदर जो होंगे आपके बेटा 15 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का. 15 क्वेश्चंस कवर अप होंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो आपके टोटल ओवरऑल 30 मार्क्स का आपका पोर्शन कवर अप होता है सेक्शन ए के अंदर. सेक्शन बी के अंदर आपका कवर अप होता है 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके क्वेश्चंस किस तरह के, मतलब कोई भी केस स्टडी दे दिया जाएगा, एक पैरा दे दिया जाएगा, जैसे वो अनसीन पैसेज आता है. अनसीन पैसेज की तरह वो आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पर फिर वो 5 क्वेश्चंस मेंशन कर देंगे. वो पूरा कॉम्बो रहेगा. एमसीक्यू रहेंगे, वो भी उनको भी आपको सॉल्व करना होता है, मतलब कि वो उसमें टिक करना होता है. तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन कवर 5 एमसीक्यूज, और एक एमसीक्यू होता है 2 मार्क्स का, तो वो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के. 3 क्वेश्चंस 10 मार्क ईच, तो वो टोटल कितने हो गए? 30 मार्क्स के. ये आपका रहता है सेक्शन बी. सेक्शन सी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन सी के अंदर जो कवर अप होता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, सीआर क्वेश्चंस. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपके 2 क्वेश्चंस कवर अप होंगे, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आपको एक्सेल पर या वर्ड पेड पर कवर अप करना होता है. आपको एक्सेल पर उसका पूरा सॉल्यूशन बनाना होगा, और वो सॉल्यूशन बना करके आपको आंसर मेंशन करना होता है. तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए एक्सपर्टाइज आपको रिक्वायर्ड होता है, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. हम उसके लिए रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह कवर अप भी करेंगे. हम जैसे वहां तक पहुंचेंगे तो हम एक्सेल वगैरह पर भी कमांड करना स्टार्ट करेंगे. आपको या फिर वर्ड पेड पर उस पर पूरा एक इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आपको जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो आपको वर्ड पर लिखना होता है. वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टोटल बेसिकली कवर अप होते हैं 40 मार्क्स के. तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर का वेटेज कवर किया हुआ है. इज इट क्लियर? यस सर. इसके अंदर जो आपका मिनिमम वही पासिंग मार्क्स जो है वो बेटा 50% रहेंगे, और बाकी सब कुछ सेम है. 50% आपका पास होने के लिए मार्क्स लाना एसेंशियल है. हम इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर टैंजिबल नॉन करंट असेट से. मैं आपका यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. चैप्टर नंबर 1 में अभी स्टार्टिंग में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो दिया है वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट का दिया है. भाई वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, कंपनीज का मीनिंग क्या होता है, आईएफआरएस वगैरह, जो आपने बेसिक नॉलेज डिस्कस किया हुआ है. तो इसलिए हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैं स्टार्टिंग में ही लेंथी चैप्टर ले रहा हूँ, ताकि वो कवर अप भी हमारा हो जाए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. टेंजिबल नॉन करंट असेट्स इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दिया है बेटा, ये आपने एफए के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है. असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स. असेट्स विच हेल्ड मोर देन 1 ईयर, ऐसी एसेट जो आप 1 ईयर से ज्यादा के लिए हेल्ड करते हैं, उन असेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन करंट असेट्स. और नॉन करंट असेट्स विल आल्सो बी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. नॉन करंट असेट्स भी क्या होती है? 2 टाइप की होती है.
कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब जिनको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? टेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब कुछ आपकी क्या होता है? टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गुडविल है, पैटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, तो ये सब कुछ आपकी क्या कहलाती है? इनटेंजिबल असेट्स। इज इट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर है Yes, बेटा? sir. चलिए, देन आफ्टर इसके बाद में हम आगे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा जो दिया है, वो फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स दिए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहली चीज हमारा ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको कहाँ पर डिफाइन किया हुआ? IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। अब सर क्या दिया हुआ है इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर? भाई सिंपल सा पॉइंट है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? आपकी कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब कुछ आपकी क्या होती है? प्रॉपर्टी। प्लांट का मतलब मशीन्स वगैरह जो भी है, जो भी आपके मशीन्स वगैरह के ग्रुप वगैरह होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट। और इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी आपके कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, प्रिंटर है, AC है, जो भी आपके लगे हुए हैं सिस्टम्स, वो सब कुछ आपके क्या कहलाते हैं? इक्विपमेंट्स। तो उसको ओवरऑल उन्होंने कवर किया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या मीनिंग दिया है बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल असेट्स। जो कौन सी असेट्स होती है बेटा? टेंजिबल असेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज होती है, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई में यूज होती है, और फॉर रेंटल टू अदर्स, या फिर दूसरे लोगों को रेंट पर देने के लिए यूज होती है, और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हैं, तो उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में कवर अप करते हैं। इज इट क्लियर? जो आपकी प्रोडक्शन या सप्लाई में यूज होती हैं, आप उसको गुड्स सर्विसेज अगर प्रोडक्शन करने में लगा रहे हैं, रेंट पर देते हैं दूसरे लोगों को, जैसे आप मैंने बताया था एग्जांपल, हम लोग गोवा वगैरह जाते हैं या माउंट आबू जाते हैं, तो वहां पर क्या मिल जाता है? आपको व्हीकल्स मिल जाता है रेंट पर। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आपने अपने खुद के स्टाफ वगैरह के लिए, अपने ऑफिस वगैरह के पर्पस के लिए अगर आपने कोई भी व्हीकल वगैरह या कोई भी मशीन वगैरह लगा रखे हैं, तो वो सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में कवर अप होता है। रिकॉग्निशन, इसको कब बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है इसके अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? तो सिंपल सा पॉइंट है, जब अगर उससे रिलेटेड बेनिफिट्स अगर मुझे मिलने वाले हैं, when it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the entity. तो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज। हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई भी आइटम है, तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जब अगर आपको उससे रिलेटेड बेनिफिट जो है वो आपको फ्लो होने वाले, एंड द कॉस्ट ऑफ द असेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना, रिलायबली कैलकुलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो जाती है, तो हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में कवर अप कर देते हैं, और अगर ये नहीं होती है तो हम नहीं कवर करते। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है इनिशियल मेजरमेंट। सर ये क्या होता है इनिशियल मेजरमेंट? भाई जब हमने एसेट को स्टार्टिंग में हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? स्टार्टिंग में हमें एसेट्स को अगर रिकॉर्ड करना है, तो हम उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? तो एसेट्स को जब हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके अंदर हमने ये चीज पहले भी पढ़ा है बेटा, FA के अंदर भी। हमें जब एसेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके अंदर हम काफी सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेते हैं, लाइक एसेट को परचेज करने का खर्चा, उससे रिलेटेड और कोई एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, बिजनेस प्लेस में लाने तक जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सब कुछ भी लिए जाते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हम रीड आउट करते हैं। An item of property, plant and equipment should initially be measured at its cost
आइटम कोई भी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो उसको स्टार्टिंग में हमेशा किस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, उसकी कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या क्या लेंगे हम, इंक्लूड ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन। उस असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक आपका जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो सारे एक्सपेंसेस असेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंक्लूड इन इट दिस इनिशियल कैपिटल कॉस्ट सच एज द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। मान लो आपने कोई एसेट परचेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप साइट प्रिपरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे मशीन लगानी है, उस मशीन को लगाने के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर वगैरह रेडी करने का जो एक कॉस्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। डिलीवरी कॉस्ट, उसको डिलीवर करने का, आपके बिजनेस प्लेस में लाने तक का एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सपोज एसी परचेस करा, तो एसी आप अगर परचेस करेंगे तो बेटा उसमें क्या होगा, एसी को परचेस करने के बाद में उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। आप कूलर की तरह तो ना प्लग किया और ऑन हो जाएगा, वो उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह कराना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉलेशन का जो एक्सपेंसेस होगा वो भी आपका एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और उसके अलावा दिया है बोरोविंग कॉस्ट। बोरोविंग कॉस्ट का पूरा हम आगे अभी पॉइंट पढ़ेंगे इन अकॉर्डेंस विद IAS 23। IAS 23 को फॉलो करते हुए हम बोरोविंग कॉस्ट का पूरा पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे। कुछ केस में हम बोरोविंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और कुछ केस में बोरोविंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। मतलब कुछ केस में तो हम कुछ लेवल तक तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, कुछ लेवल तक हम उसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस मानते हुए स्टेटमेंट ऑफ P&L में लेकर जाते हैं। तो वो कब कब उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो वहां पर समझाऊंगा। अभी बस आप ये याद रखिए बोरोविंग कॉस्ट को भी लिया जाता है। और क्या लेंगे सर इसके अलावा, एक्सपेंसेस आइटम सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग एंड वारंटी कॉस्ट। आपका कोई भी और कोई खर्चा होता है लाइक फ्यूल वगैरह का, आपने कोई मशीन्स वगैरह लगाई तो मशीन में फ्यूल वगैरह का एक्सपेंसेस होता है वो, ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस, वारंटी कॉस्ट, वारंटी वगैरह का अगर आपका होता है तो वो सब कुछ आपका शुड बी रिटर्न ऑफ एज इंकर्ड। याद रखना क्या लिखा हुआ है बेटा, शुड बी रिटर्न ऑफ एज इंकर्ड। मतलब वो जैसे ही हुए हैं वैसे उनको हम क्या कर देंगे, बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। दैट मीन्स उनको हम कैपिटलाइज नहीं किया जाए। तो इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहा है सर, स्टाफ की ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है, वारंटी की जो कॉस्ट है, और जो आप व्हीकल वगैरह में या मशीन्स में आप जो भी फ्यूल वगैरह डलाते हैं उसके एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज नहीं करते। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, मशीन के फ्यूल का कॉस्ट, ट्रेनिंग का खर्चा और वारंटी कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करते, विल नॉट बी कैपिटलाइज। ये थर्ड पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. चलिए, आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैंने आज अपना आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं कराया है। कल से मैं सभी बच्चों का कैमरा ऑन करा के रखूंगा बेटा। तो आपको प्रॉपर अटेंटिव होकर के प्रॉपर सेटिंग करना है। मैं सबका कैमरा ऑन करके रखूंगा। आज मैंने प्री इन्फॉर्म नहीं किया था तो इसलिए आज मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी से भी, बट फ्रॉम टुमारो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। इज इट क्लियर? सबका कैमरा ऑन रहेगा ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोग प्रॉपर अटेंटिव अटेंशन दे रहे हैं या नहीं बेटा। सबका कैमरा ऑन रहना कंपलसरी है फ्रॉम टुमारो। थर्ड पॉइंट तक हमारा हो गया। हम असेट की कॉस्ट के अंदर क्या क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस में। क्या क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल असेट को बिजनेस प्लेस में लाने तक, वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो भी आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं वो सब कुछ इंक्लूड करेंगे। सेकंड पॉइंट, उसको बिजनेस प्लेस में लाने के बाद में अगर और भी कोई कैपिटल नेचर के कॉस्ट होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा उसका फ्यूल का, ट्रेनिंग का, वारंटी कॉस्ट वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब सर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होता है इसको हम एक बार समझ लेते हैं। नया पॉइंट दिया है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का। मैं सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने ऑयल रिफाइनरी लगाई, ऑयल रिफाइनरी लगा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी मल्टीपल मशीन्स लगाई। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन, फिफ्थ मशीन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, इस तरह से मैंने मल्टीपल मशीन्स का सेटअप किया। अब मशीन्स का सेटअप करने के बाद में मेरी वो जो मशीन्स की लाइफ है वो कितनी है, 10 ईयर्स है।
उन मशीन्स की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है, और 10 ईयर्स के बाद में मुझे उन मशीन को क्या करना होगा, डिसमेंटल करना होगा। डिसमेंटल करना मतलब उनको हटाना पड़ेगा मुझे। उनकी मशीन की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के बाद में मुझे डिसमेंटल करना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो वो जो डिसमेंटल करने का जो मेरा एक्सपेंसेस बैठेगा, वो एक्सपेंसेस बैठेगा बेटा 5 लाख रुपीस। कब बैठेगा ये, आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद में मेरा वो अमाउंट इंकर्ड होगा, तो मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, क्योंकि वो एक्सपेंसेस क्या हो चुका है, कंफर्म हो गया है क्या बेटा, वो एक्सपेंसेस मेरा क्या हो गया, कंफर्म हो गया। और अगर कंफर्म मेरा एक्सपेंसेस है तो उसकी भी कॉस्ट निकाल करके हम क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाता है। तो सर वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है हमारा, जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो 1/1 प्लस आर की पावर एन, 1/1 प्लस आर की पावर एन। सो फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, मान लो आप लोग कैलकुलेटर चलाइए, सब अपना अपना कैलकुलेटर यूज करें। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है 1/1 प्लस आर की पावर एन। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सपोज मान लो इंटरेस्ट रेट है मेरा कितना, 10%। सपोज इंटरेस्ट रेट है कितना, 10%, और अमाउंट इंकर्ड होगा मेरा आफ्टर 6 ईयर्स 5 लाख। 6 ईयर्स के बाद में मेरा अमाउंट इंकर्ड होगा बेटा कितना, 5 लाख का। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो वो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस आर की पावर एन। तो 1/1 प्लस आर, आर कितना है, 10%, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 0.10। तो 1/1.1 प्लस 0.10 की पावर 6। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1.10, फिर इक्वल 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 6 टाइम इक्वल प्रेस करो। 1/1.10 इक्वल इक्वल 6 टाइम प्रेस करो, फिर फिगर देखो ये आ रहा है क्या, 0.564। 0.564 यही फिगर आ रहा है क्या, बताइए बेटा। Yes, sir. तो 0.564 इंटू 5 लाख, क्योंकि मेरा अमाउंट कितना इंकर्ड होगा आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स 5 लाख। तो 0.564 इंटू 5 लाख, तो वो कितना फिगर आ जाएगा, 2,82,000। ये मेरी क्या निकल गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और ये जो 2,82,000 है, इसको हम क्या कर देंगे, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। तो सर ये तो 2,82,000 है, फिर इसके अंदर हम हर साल क्या करते जाएंगे, 10% इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। और उसको हम ऐड करते जाएंगे, तो वो 6 ईयर्स के अंदर क्या बन जाएगा, अमाउंट मिलकर के 5 लाख बन जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, देन एवरी ईयर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% विल बी एडेड, एंड दिस इंटरेस्ट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। और वो इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। आफ्टर एडिंग दिस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 ईयर इट विल बिकम 5 लाख। और हर साल जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम बोलते हैं अनवाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट। क्या बोला जाता है बेटा, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने को अनवाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट। ये मेरा 4th पॉइंट था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। छोटा सा पॉइंट है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है उसका। तो क्या लिखा है बेटा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का मतलब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज किया जाएगा विद एन इक्विवेलेंट लाइबिलिटी सेटअप, और उसी के बराबर इक्विवेलेंट वैल्यू की हम क्या कर देंगे, लाइबिलिटी बना देंगे, क्योंकि हमें अमाउंट पे करना रहे इन फ्यूचर। एंड द डिस्काउंट ऑन दिस लाइबिलिटी वुड देन बी अनवाउंड। और वो जो डिस्काउंट है उसको हम अनवाउंड करेंगे, मतलब कि हर साल क्या करते जाएंगे, इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे अंटिल द डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर पेड, जब तक कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे नहीं कर दी जाती। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वापस से बोल रहा हूँ बेटा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर क्या बोला उन्हें, सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो भी हमारा है उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट हम क्या कर देंगे, लाइबिलिटी बढ़ा देंगे। लाइबिलिटी क्रिएशन कर दिया, लाइबिलिटी क्रिएशन होने के बाद में अनवाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट, मतलब हर साल हम इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करते जाते हैं
कब तक करेंगे? जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता है। दिस मीन्स दैट द लाइबिलिटी इंक्रीजेस बाय द इंटरेस्ट रेट ईच ईयर। इसका मतलब क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी इंटरेस्ट रेट से हर साल, विद द इंक्रीज टेकन टू द फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। और वो जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा उसको हम क्या करेंगे? P&L के अंदर ट्रांसफर करते जाएंगे। ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा? उसकी असेट की जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां तक के पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो बोलिए बेटा। है क्या बेटा किसी को डाउट यहां तक के पॉइंट में? No, sir. देवांश, गर्विता, जूही, शुभ, सिमरन, सिमरन दोभाल, वैदिक गुप्ता, वैदिका। No, sir. No, sir. नहीं। चलिए, यहाँ तक का पॉइंट हो गया हमारा। तो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। देन आफ्टर उसका रिकॉग्नाइज कब किया जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड कब किया जाता है, वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। देन आफ्टर इसके बाद में हमने डिस्कस किया उसको जब हमें एसेट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें लेनी होती है। इसी के बेसिस पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है। इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देखते हैं बेटा। इसमें क्या बोला है हमें? इफ एन ऑयल रिग वाज बिल्ट इन द सी, एक ऑयल की रिग बनाई थी, मतलब ऑयल का वही उससे रिलेटेड पूरी रिफाइनरी वगैरह लगाई गई समुद्र के अंदर। द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इज लाइकली टू बी इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द असेट। जो आपको उस असेट की कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है उसके अंदर क्या क्या लेना है? उस असेट को कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इट, और उसको डिसमेंटल कराने का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो भी आपको उस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। आगे बोला हमें इफ द एसेट कॉस्ट सॉरी इफ द एसेट कॉस्ट $10 million टू कंस्ट्रक्ट, अगर एसेट को बनाने का कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा बैठता है कितना? $10 million एंड वुड कॉस्ट $4 million टू रिमूव इन 20 years, और 20 years के अंदर अगर आप उसको रिमूव करेंगे 20 years के बाद में, तो उसको रिमूव करने पर आपका एक्सपेंसेस होगा कितना? $4 million का। देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। इफ द इंटरेस्ट रेट वर 5%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और अगर इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको 5%, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? वही मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, 1/1 प्लस आर की पावर n इंटू अमाउंट। तो 1/1 प्लस आर की पावर n इंटू अमाउंट, तो 1/1 आर रेट कितना है? 5%। तो 5% का मतलब हो गया 0.05, तो 1/1.05, और उनकी पावर कितनी थी बेटा? 20 ईयर्स बाद में। तो उसको सॉल्व करो, देखें 1/1.05 20 टाइम प्रेस करके देखो, यही आ रहा है कि 0.377। प्रेस करो 20 टाइम्स और चेक करो बेटा, यही आ रहा है कि 0.377। यस बेटा बताइए फटाफट। 1/1.05 और 20 टाइम प्रेस करो इक्वल। यस बेटा गर्विता, सिमरन, आंसर आया है क्या 0.377? Yes, sir. चलिए, तो 0.377 इंटू
और अमाउंट कितना हमारा इंकर्ड होगा 4 मिलियन। 4 मिलियन मीन्स कितना हो जाएगा 40 लाख। 4 मिलियन मीन्स 40 लाख, तो 0.377 इंटू 40 लाख, तो वो कितना हो गया 15,08,000। 15,08,000 ही आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट। ये मेरी क्या आ गई है 15,08,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट। यहां तक का पॉइंट हो गया सर। अब आगे उन्होंने क्या बोला बेटा, ये तो पहली चीज हो गई। तो हमें यहाँ पर जो कैपिटलाइज कॉस्ट निकालनी, तो कैपिटलाइज कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, उसकी स्टार्टिंग का खर्चा। असेट की कॉस्ट कितनी है 10 मिलियन, तो वो लिखा हमने यहाँ पर, देखो उन्होंने कैलकुलेट करा है। द टोटल टू बी कैपिटलाइज वुड बी 10 मिलियन, तो वो जो आपका असेट को कॉस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा था, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट, वो कितना था, ये मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिया हुआ है 15,08,000। ये मैंने राउंड ऑफ करके निकाला हुआ है, आप अगर एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे तो बेटा बैठ जाएगा 1507558। ये एग्जैक्ट अमाउंट बैठेगा पूरा, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1507558 वो लिखा, तो हमारा टोटल फिगर आ गया कितना 11 लाख, सॉरी 11,507558। ये मेरी क्या आ गई कैपिटलाइज कॉस्ट, मतलब उस एसेट की वैल्यू कितनी। डेप्रिसिएशन लगाना है हमें हर साल का, तो डेप्रिसिएशन किस पर लगाओगे उस एसेट की वैल्यू पर अपॉन 20 ईयर्स। तो वही देखो बेटा 11,507558 इंटू 1/20, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना 5,75,378 डेप्रिसिएशन आ गया। इसके अलावा मुझे क्या करना होगा, हर साल का वाउंडिंग अप ऑफ डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऐड करना होगा। तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पर होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो 1507558 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, तो इसका सॉल्व करके देखो 1507558 इंटू 5%, 75378 बिल्कुल बैठ रहा है बेटा। ये 75378 कैसे निकाला, 1507558 इंटू 5%, तो 75378 टोटल कर दिया आपका कितना आ गया 1582936। 1582936 ये मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी आ जाएगा। हमने पढ़ा था बेटा ऊपर, तो किसी के इक्विवेलेंट अमाउंट से कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो डिसमेंटलिंग कॉस्ट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड विद एन इक्विवेलेंट लाइबिलिटी सेट, और उसी के बराबर अमाउंट हम क्या करते थे लाइबिलिटी सेटअप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने वही लाइबिलिटी सेटअप हो जाएगा कितना 1582936 से। सेकेंड ईयर के अंदर फिर वापस से इंटरेस्ट निकालेंगे तो वही उसके ओवरऑल वैल्यू पर इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का पॉइंट। चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 दिया है, अब इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या बोला है इसके अंदर बेटा। An entity started construction on a building for its own use. एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया बेटा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अपने खुद के पर्पस के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, और उन्होंने ये एक्सपेंसेस इंकर्ड किए। क्या क्या एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, सबसे पहले हमें बताया परचेज प्राइस ऑफ लैंड, लैंड को परचेज करने का आपका एक्सपेंसेस हो गया कितना $250,000। स्टाम्प ड्यूटी लगी आपकी $5,000। लीगल फीस लगी $10,000। साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस, साइट को प्रिपरेशन वगैरह कराने में, उसका क्लियरेंस वगैरह करवाने में, उसमें आपका एक्सपेंसेस हो गया $18,000 का। और मटेरियल आपका लगा $1,00,000 का। लेबर लगी आपकी पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 जुलाई तक का $1,50,000। आर्किटेक्ट फीस लगी आपकी $20,000। और जनरल ओवरहेड्स, ऑफिस से रिलेटेड जनरल ओवरहेड्स लगे आपके कितने $30,000। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहली चीज। आगे और क्या बोला बेटा हमें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट
आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया? फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। जो मटेरियल कॉस्ट थी जो हमने सोचा था उससे ज्यादा हो गई। On investigation, it was found that material costing $10 million had been spoiled. जब इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तो पता चला $10 मिलियन का जो मटेरियल था वो क्या हो गया था बेटा? स्पॉइल हो गया था, खराब हो गया था। एंड देयरफॉर वेस्टेज, वो खराब हो गया था इसलिए वेस्टेज हो गया था। एंड फर्दर ऑफ $15 मिलियन was incurred on material as a result of faulty design work. आपने गलत डिजाइन का काम कर दिया था, उसके कारण आपका $15 मिलियन का मटेरियल का खर्चा और हो गया। $10 मिलियन का तो अलग हुआ और $15 मिलियन का अलग हो गया। टोटल $25 मिलियन का आपका एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ है ड्यू टू फॉल्ट, गलतियों के कारण। आगे बोला हमें, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वर्क ऑन द बिल्डिंग सीज्ड फॉर अ फोर्टनाइट ड्यूरिंग अक्टूबर 2017। और इस तरह की प्रॉब्लम्स आने के कारण क्या हुआ बेटा? अक्टूबर 2017 के अंदर कुछ टाइम तक, फोर्टनाइट मतलब वही 15 डेज तक क्या रहा? वर्किंग बंद रहा। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द अप्रोक्सीमेटली $9 मिलियन ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेट्स टू दैट पीरियड। वो जो टाइम पीरियड था, जितने टाइम तक वो बंद रहा था, उस टाइम पीरियड से रिलेटेड था कितना? $9 मिलियन का अमाउंट था। आगे बोला हमें इसके बाद में, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2018। बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो गई 1 जुलाई 2018 को, एंड ऑक्यूपाइड ऑन 1 सितंबर 2018। और उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया, उनके पोजीशन में आ गया कब? 1 सितंबर 2018 को। आपसे पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एडिशन। आपसे ये पूछा है तो कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम उसमें कौन कौन सी कॉस्ट को लें। तो सबसे पहली चीज तो बेटा हमारा नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले दे रखा है परचेज प्राइस, वो ले लेंगे सर हम 2,50,000 एज इट इज। स्टाम्प ड्यूटी, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, वो भी ले लिया जाएगा सर 5,000। लीगल फीस, एडवोकेट वगैरह का खर्चा, वो भी ले लेंगे सर। इसके बाद में फिर हमें आगे बोला साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस, वो भी ले लेंगे सर 18,000। देन आफ्टर मटेरियल, मटेरियल भी ले लिया सर 1 लाख। लेबर 150 वो लिख दिया, और आर्किटेक्ट फीस 20,000 वो भी लिख दिया। यहां तक का पॉइंट हो गया सर। जनरल ओवरहेड्स को नहीं लेंगे क्या? नहीं बेटा, क्योंकि वो तो ऑफिस से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए जनरल ओवरहेड्स को नहीं लिया जाता है, कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? P&L के अंदर। आगे हमें बोला था मटेरियल जो था वो 10 मिलियन और 15 मिलियन का जो मटेरियल ऐसा था जो गलत यूज हुआ था। मतलब कि $10 मिलियन का था आपका, खराब हो गया था, और $15 मिलियन का आपने गलत डिजाइन कर दिया था, उसके कारण आपका खर्चा हुआ। तो सर ये नॉर्मल में नहीं होता है, तो एबनॉर्मल अगर आपका कोई मटेरियल वगैरह का खर्चा होता है तो उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो देखो मटेरियल दे रखा था आपको 1 लाख, उसमें से 10 मिलियन मतलब वही 10 लाख, तो 10 लाख में से 000 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 10,000, क्योंकि यहाँ पर सारी फिगर्स 000 हटा करके दे रखी है। तो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 15,000, तो वो कितना आ गया बेटा? 75,000। ये तो हमारा हो गया मटेरियल का। इसी तरह से लेबर का दे रखा था आपको, लेबर कुछ टाइम तक आपकी फैक्ट्री में बंद रहा था, और उस टाइम पीरियड से रिलेटेड आपका था कितना? $9 मिलियन। तो 9 मिलियन मतलब वही 90 लाख में से 000 हटाएंगे तो वो आपका हो जाएगा 9,000। तो वो भी हमने हटा दिया, 150 में से 9,000, तो कितना बचा? 141। बाकी सबका टोटल लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5,19,000। ये आपकी क्या हो जाएगी? एसेट की कॉस्ट। इज दैट क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 1 तक। इलस सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहां तक का पॉइंट हमारा हो गया। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसको वापस से एक बार रिवाइज करना है बेटा। मैंने फर्स्ट डे ही क्लास के अंदर अच्छा चैप्टर उठाया है, ये याद रखना। सिंपल चैप्टर नहीं उठाया मैंने भी, तो कि अपन स्टार्टिंग में सिंपल चैप्टर ले लें, बाद में टफ ले लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही अच्छा चैप्टर लिया है। तो ये अपना माइंड सेट कर लें बेटा, और उसको रेगुलर प्रैक्टिस कवर करते हुए चलें। डेली बेसिस पर नोट्स बनाते जाइए,
चीजों को सॉल्व करते जाइए और रेगुलर प्रैक्टिस करना। जहां पर भी डाउट्स आए इमीडिएटली डाउट्स को पुटअप करें। हम वीकली डाउट क्लास भी रखते रहे, तो आप जो भी डाउट्स वगैरह है उनको रिकॉर्ड करते जाए, एक जगह पर लिखते जाइए। इसी के बाद में फिर हमारा दिया है नेक्स्ट टॉपिक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे जो पहले बेनिफिट्स मिलते थे, अगर उनसे हमें अगर ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो उन एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। और उन एक्सपेंडिचर्स को फिर हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। मान लो सपोज मेरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग में मैंने ग्राउंड फ्लोर बना रखा था। अब मैंने आफ्टर 2 years उसमें क्या कर दिया? फर्स्ट फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो असेट की जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर बनाया है, तो जो पहले मुझे बेनिफिट्स मिलते थे उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वो बेनिफिट्स हो सकता है पैसे के फॉर्म में मिले, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ये मेरा बिजनेस का एक्सपांशन हो जाए, किसी भी वे में हो सकता है। तो जो बेनिफिट्स पहले मिलते थे उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? मेरा कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, असेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। सर अगर मान लो नहीं मिलते बेनिफिट्स, तो पहले से अगर ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते, वही नॉर्मल बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? P&L के अंदर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में कलर करवाया, तो वो तो मेंटेनेंस के लिए इसेंशियल है, तो इसेंशियल है तो उसको हम क्या करेंगे? P&L में शो करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Subsequent expenditure on property, plant and equipment should only be treated as part of the cost of asset. Subsequent expenditures को हम property, plant and equipment की cost में तभी include करेंगे if it enhance the economic benefits provided by the asset. तो जो असेट से जो आपको पहले बेनिफिट्स मिलते थे, अगर उनसे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। दिस कुड बी एक्सटेंडिंग द असेट्स लाइफ, वो असेट की लाइफ को बढ़ाने से रिलेटेड हो सकते हैं। एक्सपांशन, आपके बिजनेस का एक्सपांशन होता है। और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द असेट, या फिर असेट की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाती है, वो किसी भी वे में हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? इट रिलेट्स टू एन ओवरऑल और रिक्वायर्ड मेजर इंस्पेक्शन ऑफ द असेट, या फिर आपका अगर असेट का मेजर इंस्पेक्शन होना है, बड़ा इंस्पेक्शन होना है, जैसे जो बड़ी मशीन्स वगैरह होती है उनका हर 2-3 साल में एक बार मेजर इंस्पेक्शन होता है बेटा। और जब मेजर इंस्पेक्शन होता है तो कंपनी के हेड ऑफिस से कुछ ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, वो एक एक चीज चेक करते हैं, पूरी बहुत डेप्थ में, इन डेप्थ में आपकी चीजों को चेक किया जाता है। तो जब मेजर इंस्पेक्शन होगा तो वो अगर आपको उससे रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस हुआ है तो वो भी आपका एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इट रिलेट्स टू द ओवरऑल or required major inspection of the asset, then cost associated with this should be capitalized. तो उसको भी हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज किया जाएगा। and depreciated over the time until the next overall और safety inspection. मान लो हर 5 साल में आपका इंस्पेक्शन होता है। सपोज मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इंस्पेक्शन होता है हर 5 years में, एक बार के इंस्पेक्शन पर खर्चा बैठा $1 लाख का, तो 1 लाख अपॉन 5, 20,000 का क्या करूंगा मैं? हर साल का डेप्रिसिएशन शो करूंगा। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या दिया? इफ इट इज रिलेटिंग अ कंपोनेंट ऑफ एन असेट, अगर आपका सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो असेट के कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्लेस करने से रिलेटेड होता है। असेट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, वो जो असेट है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज। जो एयरक्राफ्ट है कंप्राइजिंग बॉडी, उसके अंदर बॉडी भी है, इंजन भी है, इंटीरियर भी है, और सबकी अलग अलग लाइफ है। अब मान लो उसके अंदर अगर कोई कंपोनेंट वगैरह होता है तो आप ओवरऑल एक जैसी तो ना लाइफ रहेगी सबकी, तो डेप्रिसिएशन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। द रिप्लेस कंपोनेंट, तो अगर आप उसमें कोई कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो वो जो रिप्लेस कंपोनेंट है उसको हम क्या कर देंगे? डी रिकॉग्नाइज, हम बुक से हटा देंगे और वापस से नए कंपोनेंट से हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और वो जो नया कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट को हम क्या कर देंगे? असेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, मान लो सपोज मेरा एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट के मान लो 4 एसी खराब हो गए बेटा, तो वो जो 4 एसी खराब हुए हैं उनको
रिप्लेस करा है तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो भी हमारा क्या होगा, एसेट की कॉस्ट में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ऑल अदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इसके अलावा और बाकी सभी एक्सपेंडिचर्स को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो करेंगे, बिकॉज इट मेनली मेंटेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि वो सिर्फ क्या करके रखते हैं, बेनिफिट्स को मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ जनरल रिपेयर्स, आप जनरल रिपेयर का जो खर्चा होगा शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस आइटम, तो उसको हम क्या करेंगे, एज एन एक्सपेंस आइटम स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो किया जाएगा, न कि उसको कैपिटलाइज किया जाए। इसका ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है, इसको हम देख लेते हैं लास्ट। A piece of machinery has an annual service costing $10,000। एक मशीन का एक पीस है जिसकी एनुअल सर्विस होती है और उसका कॉस्टिंग है बेटा कितना, $10,000। हर साल सर्विस कराते हैं, एनुअल सर्विस। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वारंटी को हम उसके अंदर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट सर्विसेज वर डिसाइडेड टू रिप्लेस पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग, मीनिंग दैट इट विल वर्क फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर आवर। इस बार की जो सर्विस है उसमें उन्होंने डिसाइड किया तो कि उनके जो कुछ पार्ट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसके कारण उनकी वर्किंग जो है वो फास्ट होगा और ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाएगी। द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट इज $20,000, और जो आप पार्ट रिप्लेस करेंगे उसका खर्चा कितना बैठेगा, $20,000। वुड दिस एक्सपेंडिचर बी ट्रीटेड एज एन एसेट और एक्सपेंस आइटम, उसको हम एसेट एक्सपेंडिचर माने या एक्सपेंस आइटम माने। तो बेटा सिंपल सा पॉइंट है, $10,000 का जो आपका एनुअल सर्विस कॉस्ट है वो तो क्या होगा, एज एन एक्सपेंस आइटम, उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, P&L के अंदर। और सेकंड पॉइंट, $20,000 का जो आपका रिप्लेसमेंट का जो खर्चा है, वो जो आप पुराना पार्ट देकर के नया पार्ट ले रहे हैं, इनहेंस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेट। और वो एसेट है तो वो कहाँ पे जाएगा, एज अ बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर उसकी कॉस्ट में हम इंक्लूड करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। आज का हमने यहाँ तक का कवर अप कर लिया है। इसके आगे का फर्दर टॉपिक हम कल डिस्कस करते हैं। कल मेरी क्लास रहेगी सेम, कल मैं क्लास लूंगा बेटा 9 o'clock पर रख लें। कल 9 o'clock पर क्लास रख लें। सर मॉर्निंग में? नहीं, इवनिंग, नाइट में। मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग में रखें, बोले बट आप फटाफट, मॉर्निंग में रखनी है इवनिंग में रखनी है? No, sir, evening. चलिए, तो इवनिंग में 9 o'clock पर कल मेरी क्लास रहेगी, जिसमें मैं आगे का फर्दर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और कल से मैं सबका कैमरा ऑन करा के रखूंगा, तो उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होकर के बैठे, अपना कैमरा उस अकॉर्डिंगली रेडी होकर के बैठे। ठीक है, यस सर। Yes, चलिए sir. आज का यहाँ तक आप कंप्लीट करें, बाकी का हम रिमेनिंग पोर्शन विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा।